हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिलाष भार्गव और हिस्ट्री विद अभिलाष चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री के सारे टॉपिक एक एक करके कवर करेंगे और सब क्रम से हम लोग एक एक करके इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में यूरोपीय का आगमन, यूरोपीय कंपनीज इंडिया में क्यों आई, कब आई, कैसे आई, किस लिए आई, ये बहुत ये सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में, वेरियस कंपटीशन एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो इसीलिए हम इसी टॉपिक से शुरू करते हैं। और हम अगर मॉडर्न हिस्ट्री को देखें तो यहीं से हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत भी मान सकते हैं। तो इसी को देखते हुए हम लोग आज इस टॉपिक से शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अभिलाष भार्गव है। मैंने बीए हिस्ट्री ऑनर्स से किया है, पॉलिटिकल साइंस के साथ एमए हिस्ट्री से किया हुआ है और मैं जीएस फैकल्टी हूँ पिछले 3 साल से ऑफलाइन बैचेस में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आधुनिक भारत के इतिहास में जो हम पढ़ने वाले हैं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनी इसी टाइम क्यों आई, किस लिए आई, इससे पहले क्यों नहीं आई, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं और हिस्ट्री को कुछ इस तरह से पढ़ने वाले हैं कि आपको जनरल आसानी से समझ में आ जाए सारी बातें और आपको हिस्ट्री बोरिंग भी ना लगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं मध्यकाल में भारत को पश्चिम देशों से जोड़ने के 2 समुद्री मार्ग थे। मध्यकाल में बोल रहा हूँ, मध्यकाल का मतलब इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं मिडेवल पीरियड। ठीक है, मिडेवल पीरियड। और इस मिडेवल पीरियड में, ये मिडेवल पीरियड कब से कब तक चलता था? ठीक है, तो ये जो हमारा मिडेवल पीरियड है, ये आप मान सकते हो कि 8th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और 18th सेंचुरी तक चला। 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी, 8th सेंचुरी का मतलब हुआ 701 से, ठीक है, 701 से स्टार्ट हुआ और आपका चला 1800 तक। ये कौन सा पीरियड है आपका? मिडेवल पीरियड। तो इसी मिडेवल टाइम की बात हम कर रहे हैं, मध्यकाल की बात कर रहे हैं। तो इस मिडेवल टाइम में अगर किसी को पश्चिमी देशों से मतलब हुआ यूरोप से, सीधा सीधा, तो यूरोप से अगर आपको आना है कहाँ, इंडिया आना है या एशिया आना है, तो उसके 2 रास्ते थे। एक आता था फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी को आप कह सकते हो पर्सियन गल्फ, ठीक है, और लाल सागर को आप कह सकते हो रेड सी। तो 2 रास्ते थे, एक तो आता था पर्सियन गल्फ से होकर और एक आता था रेड सी से होकर। कहाँ से कहाँ आना है? यूरोप से अगर इंडिया आना है तो केवल 2 ही रास्ते थे, या तो आप आइए फारस की खाड़ी से या आप आइए लाल सागर से। चलिए मैप में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इसे। ये हो गया हमारा वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में आप जनरली जानते ही हो कि ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इस तरफ होता है ईस्ट और ये होता है आपका वेस्ट। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब हम समझ जो आप बचपन से पढ़ते आए हो कॉन्टिनेंट के बारे में, कितने कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट या 7 महाद्वीप हैं, उनको देख लेते हैं। तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका, इसको आप कह सकते हो यूरोप, और इस पूरे को कह सकते हो, और लंबा ले लें यहाँ तक, एशिया, और इसको आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ये है आपका अंटार्कटिका। ये हो गए टोटल आपके कितने कॉन्टिनेंट? 7 कॉन्टिनेंट या 7 महाद्वीप। मिडेवल टाइम की हम बात करें, जब हम बात कर रहे हैं 701 से, उस टाइम पर केवल 2 कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही लोग रहते। कहाँ कहाँ? तो फर्स्ट तो है आपका यूरोप और सेकंड है आपका एशिया। यूरोप और एशिया, बाकी जो हमारे महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके बारे में पता नहीं था, यहीं लोग रहते थे। तो अब एशिया से लोग जाएंगे यूरोप और यूरोप से लोग आएंगे एशिया। किस लिए आएंगे जाएंगे? क्योंकि उनको करना है ट्रेड, व्यापार। तो अब यहाँ यूरोप से एशिया आना है या एशिया से यूरोप जाना है, तो इसी रास्ते से लोग आते जाते होंगे। तो तब आने जाने के लिए हमने अभी पढ़ा कितने रास्ते थे? तो केवल 2 रास्ते थे। कौन कौन से? फर्स्ट हमने पढ़ा अभी कि एक आता था पर्सियन गल्फ से, है ना, फारस की खाड़ी से,
और दूसरा रास्ता जो हमारा होकर आता था वो आता था रेड सी से। तो वर्ल्ड मैप में आप देखो तो ये वाला एरिया, ये इसको आप कहते हो फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ, और इस वाले को आप कहते हो रेड सी। तो अब यूरोप से एशिया आना है तो आप ये इस रास्ते से होकर आ रहे हो, और यहाँ मान लो इंडिया आना है तो यहाँ आ गए, ठीक। या फिर आप इस रास्ते से होकर आ रहे हो लाल सागर वाले, रेड सी वाले से, और ऐसे करते हुए आप या तो यहाँ से ऐसे करते हुए इंडिया आप आ जाओ, या यहाँ से इंडिया आप आ जाओ, ठीक है। तो दो रास्ते थे, कौन कौन से थे? फर्स्ट हमारा है ये फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ वाला, और सेकंड है रेड सी वाला। दोनों जगह से ही इंडिया आना जाना, या आप कह सकते हो यूरोप से एशिया आना जाना, या एशिया से यूरोप आना जाना लोगों को होता था। लोग आते जाते क्यों थे? तो आते थे ट्रेडर्स, सामान यहाँ से वहाँ ले जाना और वहाँ से यहाँ ले जाना, व्यापार करना इनका काम होता था, इसलिए लोग इन रास्तों से आते थे। अब देखते हैं कि दो रास्ते तो हमारे हो गए, एक फारस की खाड़ी वाला, एक रेड सी वाला। लेकिन जो हमारा रेड सी वाला है, इस रास्ते में बीच में बहुत सारा कोहरा पड़ता था, दूसरा बहुत सारी बीच में रॉक्स थी, चट्टानें थी। तो इन रॉक्स और चट्टानों के कारण रेड सी वाले से बहुत ही कम लोग आया जाया करते थे। सब के सब किससे आते थे? पर्सियन गल्फ, फारस की खाड़ी वाले रास्ते से। ऐसा चलता रहता था। अब हुआ क्या? यहाँ से तो पहले से चल ही रहा है, लेकिन आगे देखते हैं कि अब हुआ क्या इसमें। आते हैं 1453 पर। जब एयर आया 1453, तो एक जगह है जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया, इंग्लिश में आप कहते हो कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या बोलते हैं इसे? कॉन्स्टेंटिनोपल। तो 1453 में एक जगह थी जिसका नाम था कुस्तुनतुनिया, या इंग्लिश में हम कहें कॉन्स्टेंटिनोपल। यहाँ पर जो तुर्क थे, टर्किश लोग थे, उनने इसको कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया। 1453 में कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल पर तुर्कों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल जगह है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ से ये ट्रेड चल रहा था या लोग आ रहे जा रहे थे, उन्हीं के बीच में कहीं पर होगी, उन्हीं बीच में कहीं पर ये जगह है। अभी हम इसे मैप में भी देखेंगे। तो कुस्तुनतुनिया जो जगह है वो इसी रास्ते के बीच में पड़ती थी। कौन से वाले में? जो आ रहा था आपका फारस की खाड़ी वाला, पर्सियन गल्फ वाला मार्ग। तो इसी रास्ते के बीच में आती थी, और इस पे हो गए हैं किसका कैप्चर? तुर्क। और तुर्क लोग, जो भी लोग यहाँ से निकल के आते जाते थे, उनको परेशान करते थे और लूटना, ठीक है, ये सब भी चलता था। तो लोगों ने यहाँ से आना जाना हो गया बंद। खासकर जो ट्रेडर्स आते थे उनका आना जाना यहाँ से हो गया बंद। कब? 1453 में। तो ट्रेड तो रुक नहीं सकता, व्यापार रुक नहीं सकता, खाएंगे क्या, काम क्या करेंगे, नुकसान बहुत होता। तो नई चीज़ शुरू हुई। कहा गया कि नया रास्ता हम लोग अब ढूंढेंगे, ठीक है। कहाँ आने के लिए? यूरोप से एशिया आने के लिए, या यूरोप से इंडिया आने के लिए हमें एक नया रास्ता चाहिए। वर्ल्ड मैप में मैं आपको दिखाऊं कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल को, तो ये है आपका, यहाँ देखिए ये है टर्की, ठीक। टर्की हिंदी में कहते हैं तुर्की। तुर्की में लास्ट में, यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में एक जगह है जिसका नाम अभी है इस्तांबुल, ठीक है। और पहले इस इस्तांबुल के आसपास के एरिया को ही कहा जाता था कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया, ठीक। तो आप देख रहे हो कि यूरोप से अगर आना है यहाँ इंडिया, या हम कहें यूरोप से आना है एशिया, तो इसी जगह से होकर आना था, रास्ता तो यहीं से होकर आना था। और इस पर ही हो गया किसका कैप्चर? तुर्कों ने कर लिया इस जगह पर कब्जा। कब्जा करने के बाद ये रास्ता हो गया बंद, या बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी इस रास्ते से आने जाने में। तो अब इंडिया आना है, ये रास्ता हो गया बंद। कहाँ से आए? तो सीधी सी बात है, कहाँ उतरना पड़ेगा? समुद्र में, सी रूट लेना पड़ेगा। जहाज़ चाहिए इसके लिए तो शिप पे बनने लगी, शिप अच्छी अच्छी बनने लगी, और रास्ता तो पता नहीं था किसी को कि समुद्र से होकर कहाँ से कहाँ जाना होता है। तो ढूंढने की कोशिश हुई, जैसे हमने कहा कि युग शुरू हुआ एक, जो होता है समुद्री खोजों का युग, है ना, इंग्लिश में कहते हैं वॉयजेस। तो समुद्री खोजों का एक युग शुरू हुआ,
और नई नई जगह, जैसे ये समुद्र में उतरने के बाद आगे बढ़े तो नए लैंड पे पहुंचते कहीं ना कहीं, और नई नई जगह अब दुनिया ने देखना, लोगों ने देखना स्टार्ट किया, और नए नए कॉन्टिनेंट कहें आप या नई नई जगह कहें, प्लेस कहें, वो मिलना अब शुरू होने लगे। तो फर्स्ट आपको इतना समझ में आया कि हम जब मिडिवल टाइम की बात कर रहे हैं वहाँ पर दो रास्ते होते थे यूरोप से इंडिया आने पे। उसमें भी 1453 में जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, कुस्तुनतुनिया है, उस पर तुर्कों ने जब उसे कैप्चर कर लिया तो वो रास्ता बंद हो गया। तो इसके बाद क्या, नए रास्ते ढूंढना स्टार्ट हुआ, और शिप्स उतर चुकी हैं कहाँ, आप देख रहे हैं, ठीक है। शिप्स को उतारा गया कहाँ पर, समुद्र में, कि नए नए रास्ते अब ढूंढे जाएं। अब इन जो भौगोलिक खोजें हो रही हैं, वॉयजेस हो रहे हैं, या नए नए क्या ढूंढना है उनको, ट्रेड रूट ढूंढना है, व्यापारिक मार्ग ढूंढना है। इनमें सबसे ज़्यादा काम किस कंट्री ने किया, तो उस कंट्री का नाम था पुर्तगाल। ठीक, पुर्तगाल ने सबसे ज़्यादा काम इसमें किया, क्योंकि वहाँ के जो राजा था, ठीक, प्रिंस हेनरी द नेविगेट, जब वो प्रिंस था तब से ही उसकी रुचि थी, बड़ा इंटरेस्ट लेता था वॉयजेस में, समुद्र में आने जाने में, तो उसने ज़्यादा काम किया इस और पुर्तगाल ने नावें बनाना स्टार्ट कर दिया, और वो वॉयजेस इन्होंने या समुद्री खोजें इन्होंने शुरू की। तो कौन सा देश स्टार्ट कर रहा है, पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल की लोकेशन आपको एक बार मैं बता दूं पहले। ये मान लो ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। इस वर्ल्ड मैप में हम आए यहाँ पर, ये आपका यूरोप में ये देखिए सबसे लास्ट में ये ग्रीन कलर की ये छोटी कंट्री दिख रही है, ये है आपकी पुर्तगाल, पोर्ची। ठीक है, अब इसी पुर्तगाल कंट्री ने क्या कर रहा है, सबसे पहले समुद्र में उतरना शुरू कर रहा है, यहाँ पर आना शुरू कर रहा है, कौन, पोर्चुगीज़। तो चलिए क्या हुआ, 1486 में एक पुर्तगाली जो नेविगेटर था, नाविक, जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, इसने क्या किया, नाव लेकर उतरा समुद्र में, और उतरने से ही आगे बढ़ा, और जाते जाते आगे से ने एक जगह को डिस्कवर किया, खोज की। किसने, कोलंबस ने, ये है कोलंबस, सॉरी बार्थोलोम्यू डियाज ने, ये कोलंबस, इसकी बात आगे करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, बार्थोलोम्यू डियाज। तो ये जो बार्थोलोम्यू डियाज ने कब, 1486 में एक नई जगह की खोज की। किसकी खोज की इसने, तो ये बार्थोलोम्यू डियाज, ये देखिए मैप में, यहाँ ये हो गया आपका पुर्तगाल, ठीक, यहाँ से ये चला, और इसी के नीचे कौन सा कॉन्टिनेंट था, तो अफ्रीका। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका। ये यहाँ से चला, ये आपको दिख रहा है ना, रूट बना हुआ है, और जाके इसकी सबसे नीचे वाली जगह, इसको खोजा इसने। तो ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, ज्योग्राफी आप पढ़ते भी हैं कि जो हमारा ऐसा एरिया होता है जिसके तीनों तरफ क्या होता है, पानी। मान लो इंडिया है, इंडिया में भी नीचे ऐसे ही एरिया है जिसके तीनों तरफ पानी है और एक हिस्सा समुद्र में निकला हुआ है। इस निकले हुए एरिया को हम बोलते हैं केप, ठीक, CAPE, केप, केप, इस निकले हुए एरिया। तो अफ्रीका में भी ये निकला हुआ एरिया है, तो इस निकले हुए एरिया को उसने नाम दिया केप ऑफ गुड होप्स। तो किसकी खोज हो गई, एक नई जगह की, अफ्रीका के नीचे वाले हिस्से की, जिसका नाम क्या दिया गया, केप ऑफ गुड होप्स। तो जैसे आप इंडिया में देखते हो, ये इंडिया में नीचे वाला पार्ट, और इसको हम कहते हैं, इसका भी नाम है केप कैमोरिन, इसका नाम है केप कैमोरिन। तो ऐसे ही अफ्रीका में भी है, और अफ्रीका का खोज हुई जिसका नाम रखा गया केप ऑफ गुड होप्स। किसने खोज लिया, बार्थोलोम्यू डियाज ने। बार्थोलोम्यू डियाज के बाद 1492 में स्पेन के, ये यहाँ पर सहायता से, ठीक है, स्पेन की सहायता से कौन गया, कोलंबस। अगला कौन है, कोलंबस। और कोलंबस ने कहा कि मैं खोजने जा रहा हूँ इंडिया को, और इंडिया खोजने के लिए निकल गया कौन, कोलंबस। चलिए इसको, ये है, ये कौन है, कोलंबस। कोलंबस निकल गया,
अब कोलंबस यहाँ से निकला, क्या खोजने जा रहा है? इंडिया। यहाँ से निकला और ये सीधे 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 यहाँ पहुँच गया, इस कॉन्टिनेंट पे, इस नई जगह पे ये पहुँचा और इसने जाके कहा कि इस कॉन्टिनेंट में मैं कहाँ आ गया हूँ? इंडिया आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ लोग रहते थे पहले, कुछ ट्राइब्स रहती थी, है ना। और इन अभी तक ये जो भी लोग हैं एशिया के या यूरोप के, इन लोगों की ये नई जगह के बारे में पता नहीं था, लेकिन यहाँ कुछ ट्राइब्स रहती थी जो ब्लैक लोग होते थे, तो उनको इन्होंने नाम दिया रेड इंडियन। कोलंबस ने उनको कहा गया, क्या कहा? रेड इंडियन। ज्योग्राफी में आपका क्वेश्चन बनता है कि रेड इंडियन ट्राइब कहाँ की है, आज भी रहती है, तो रेड इंडियन ट्राइब कहाँ की है? तो अमेरिका की है। तो कोलंबस ने क्या किया, 1492 में यहाँ से निकला और खोजने निकला और पहुँच गया, और पहुँच के कहा मैं इंडिया आ गया, और उन लोगों को इसने कहा रेड इंडियंस। वापस गया, वापस जाके बात बताई तो लोगों ने कहा कि तुम जहाँ गए थे वो इंडिया नहीं है, इंडिया ऐसा है ही नहीं जैसा कि आप बता रहे हो। ठीक, आप कोई नई जगह पहुँच गए। उसके कुछ दिन बाद एक और नाविक को भेजा गया जिसका नाम था अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची, अमेरिगो वेस्पुची यहाँ से निकला। उसने नॉर्थ अमेरिका इसको और साउथ अमेरिका दोनों को देखा, और देखने के बाद उसने अपने नाम पर इन नई जगह का नाम दिया, क्या दिया? अमेरिका। ठीक, तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका और ये हो गया साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका की खोज कब हुई? तो आप कहेंगे 1492 में। किसने की? तो कोलंबस ने। कोलंबस खोजने क्या जा रहा था? इंडिया, लेकिन मिल क्या गया उसे? एक नई जगह, और जिसका नाम बाद में क्या हुआ? अमेरिका। आगे की बात करते हैं। कोलंबस ने खोज लिया अमेरिका, इसके बाद और नाविक निकले। अब आना कहाँ था? इंडिया आना था। तो इंडिया आने के लिए और लोग निकले, तो यहीं से पुर्तगाल से यहाँ से एक और निकला। कब? 1498 में। 1498 में जो निकला यहाँ से, आपको पता है केप ऑफ गुड होप की खोज हो चुकी थी, तो इस रास्ता तो इतना तो इसे पता ही था। यहाँ से ये आगे चलते हुए इस रूट से यहाँ से आया इंडिया। कब? 1498 में। कौन आया? तो इसका नाम था वास्को डी गामा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि वास्को डी गामा 1498 में ही क्यों आया, क्योंकि इससे पहले 1453 आपने पढ़ लिया। उसके बाद नई नई जगह खोजना चालू हुई, तो बार्थिलोमू डियाज ने ये खोज दिया, कोलंबस ने अमेरिका खोज लिया, और भी जगह की खोज होती गई। तो इसी टाइम पर पुर्तगाल देश से एक निकला जिसका नाम था वास्को डी गामा, और 1498 में ये सी रूट से होता हुआ कहाँ आया? इंडिया आया। बुकों में लिखा होता है कि वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की। इंडिया की खोज नहीं की, इंडिया तो पहले ही था। वास्को डी गामा ने यूरोप से समुद्री रास्ते की खोज की या सी रूट की खोज की। कहाँ आने के लिए? इंडिया आने के लिए। तो 1498 में कौन आ गया? वास्को डी गामा। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो पुर्तगाल और जो पुर्तगाल है हमारा, यूरोप और भारत के बीच इसने किसकी मार्ग की खोज की? सीधा समुद्री मार्ग इसने खोज लिया। क्यों खोजा? क्योंकि इसके दो कारण थे। पहला तो कारण था आर्थिक, इकोनॉमिक रीज़न था इनका, इनको पैसा कमाना था, व्यापार करना था, ट्रेड रूट बंद हो गए थे तो खोजना तो था ही। और दूसरा इनका काम था धार्मिक, रिलीजियस मोटिव भी इनका था। आगे पढ़ेंगे हम रिलीजियस मोटिव को भी और इकोनॉमिक मोटिव को भी। तो धार्मिक कारण क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार करना। ये एशिया में क्या चाह रहे थे कि सभी जगह कौन सा धर्म फैल जाए? ईसाई धर्म फैल जाए। तो 1498 में आ गया कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इंडिया आया, और इंडिया में ये सबसे पहले पहुंचा केरल। आप जो लैंड रूट अभी आपने देखा है उसमें साइड में इंडिया के मैप में देखोगे तो कौन सा स्टेट आता है? केरल। तो वहीं केरल, जिसको मालाबार बोला जाता था, वहाँ पहुँचा। और जिस जगह पर ये पहुँचा, जिस पोर्ट पर, सी पोर्ट पर, उस पोर्ट का नाम था कालीकट। ये रहा कालीकट,
इंग्लिश में आप ऐसे लिखोगे कालीकट। तो कालीकट पोर्ट पे पहुंचने के बाद पहुंच गया 1498 में, कौन पहुंच गया? वास्को डी गामा। और ये बन गया पहला यूरोपीय जो कि आया इंडिया सी रूट से, ठीक, या पहला पुर्तगाली जो कि आया इंडिया सी रूट से। अब इस कालीकट जगह पर ये पहुंचा मालाबार में जो था कालीकट, और यहाँ के एक लोकल किंग थे, स्थानीय राजा थे यहाँ के, उनका नाम था जैमोरिन। कौन थे? जैमोरिन। ये नीचे आपको ये फ़ोटो दिख रही जैमोरिन, और ये इस तरफ वाली जो फ़ोटो है वो है वास्को डी गामा। तो जो जैमोरिन से ये मिला और जैमोरिन ने इसका ठीक ठाक वेलकम किया, और ये तो ट्रेड करने आया था, तो इंडिया से ये क्या ले गया? तो इंडिया से ये लेके गया मसाले, स्पाइसेस, और दूसरा मेडिसिन्स, जड़ी बूटियाँ। तो इंडिया से ये लेके चला गया स्पाइसेस और मेडिसिन्स। अब मसाले लेकर क्यों गया? तो मसाले तो पहली बात स्वाद के लिए अच्छे होते हैं, खाने को अच्छा बनाते हैं। दूसरा, यूरोप में आप देखोगे अभी, ये मान लो इंडिया है यहाँ पर, ठीक, और ये है हमारा यूरोप, ये रहा यूरोप। तो यहाँ का मौसम हमेशा होता है ठंडा और इस तरफ का होता है गर्म। तो जो मसाले होते हैं वो यूरोप में होते नहीं थे, ठीक है, क्योंकि मसाले के लिए क्या चाहिए होता है? गर्म मौसम चाहिए होता है। तो वो होते थे इंडिया में, या नीचे यहाँ इंडोनेशिया में, या यहाँ अफ्रीका में, इस वाले रीजन में ही मसाले होते थे। और इंडिया और इंडोनेशिया डेवलप थे तो यहाँ पर मसाले ज़्यादा होते थे, मसाले से खाने का स्वाद बढ़ता था। दूसरा, ये लोग यहाँ पर मांस खाते थे, मीट को, तो मांस को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए उस पर एक लेप होता था मसाले का। उस लेप करने के लिए इनको मसाले की ज़रूरत पड़ती थी, जिससे खाना ख़राब ना हो और कई दिनों तक ये रख सकें। तो उसके लिए ये मसाला चाहते थे। तो क्या हुआ, यहाँ से इन्होंने ट्रेड रूट से आए, ये चल के आए, और इन्होंने यहाँ से ये ऐसे चल के आया वास्को डी गामा यहाँ पर, और इस जगह का नाम क्या है? कालीकट, केरल की जगह है, कालीकट सी पोर्ट है, यहाँ पर आया, और यहाँ से इसने क्या लेके चला गया? तो स्पाइसेस लेकर चला गया, मसाले ले गया। इसने जितने भी रुपए के यहाँ मसाले खरीदे उससे 60 गुने दाम में जाके पुर्तगाल में बेच दिए। मतलब 1 रुपये का मसाला खरीदा तो उसे 60 रुपये में बेचा। 60 गुना ज़्यादा पैसा जब इसने कमाया, ठीक है, और मसाले की डिमांड तो थी, ये इतनी दूर से लेके भी गए थे, तो 60 गुने दाम में बेचे, काफ़ी सारा इनको फ़ायदा हुआ। तो इसके बाद और लोग भी इंडिया की तरफ आने लगे। तो 1498 में कौन आ गया? पोर्चुगीज़ आए। और पोर्चुगीज़ में सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले आया वास्को डी गामा, जो आया था कालीकट। जैमोरिन ने इसका कर दिया स्वागत। अब हम देखते हैं कि कालीकट पोर्ट है कहाँ। तो इंडिया के मैप में आपको ये दिख रहा है 1498 लिखा हुआ है, और यहाँ पे कौन आए हैं? वास्को डी गामा। ये है कालीकट। तो 1498 में कौन आए? पोर्चुगीज़। ये वाली मैंने यहाँ पर 2 टेबल आपके लिए रखी हुई हैं, पहला ये है और दूसरी ये है। ये जो पहली टेबल है ये आपकी मोस्ट आईएमपी है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। कैसे? तो 1498 में कौन आया था? तो अभी पढ़ा आपने, पोर्चुगीज़ आए थे। पोर्चुगीज़ के बाद या पुर्तगाली लोगों के बाद अगली जो देश है उस देश का नाम है हॉलैंड या नीदरलैंड। वहाँ से आए उन लोगों को कहते थे डच। दूसरे देशों से भी लोग आए इंडिया ट्रेड करने की। तो डच आए कब? 1605 में। फिर इंग्लिश या अंग्रेज या ब्रिटेन के लोग आए कब? 1608 में। फिर डेनमार्क के लोग आए 1616 में, और फिर आए फ्रेंच 1667 में। तो ये आपसे सीरीज़ पूछा जाएगा, क्रम पूछा जाएगा जमाने के लिए कि इंडिया में सबसे पहले कौन आया, जमाइए। तो फर्स्ट पोर्चुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेनिश आए, और फिर फ्रेंच आए। तो PDEF से कर सकते हो। डेनिश को बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बीच में डेनिश आए। लेकिन ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, PDE और
PDF, ठीक है। पोर्चुगीज़, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। पोर्चुगीज़ आए 1498 में, 1605 में डच आए, इंग्लिश आए 1608 में और फ्रेंच आए। ये तो हो गया कि ये लोग कब इंडिया आए। दूसरी तरफ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि सीक्वेंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, मतलब इन लोगों ने अपनी अपनी कंपनियां भी बनाई जो इंडिया से ट्रेड करती थी, ठीक। तो कौन सी कंपनी कब बनी, तो 1498 में ही पुर्तगाल की कंपनी बनी और 1498 में ही ये इंडिया भी आए, सेम है। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी जो ब्रिटेन की थी 1600 में, 1600 में, ठीक है। और डच कंपनी बनी 1602 में। ये देखिए कंपनी पहले किसने बना ली, ब्रिटेन के लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन आए कब वो, 8 साल बाद। डच कंपनी कब बनी, इनके 2 साल बाद बनी, लेकिन इंडिया कब आ गए वो, 1605 में ही आ गए। तो आने का क्रम में आप देखोगे तो डच पहले आ रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कंपनी पूछ ले कि कौन सी कंपनी पहले बनी, कंपनी कहाँ बनेगी, उनके अपने ही देश में जो इंडिया से ट्रेड करेगी, तो आप कहोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया पहले बनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले, ठीक है। बाकी डेनिश सेम है 1616 में, फ्रेंच 1664 में कंपनी बनी और 3 साल बाद वो इंडिया आए, तो फ्रेंच को लास्ट में रखना है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कंपनी बनने का है और ये इंडिया आने का है, कि कब कब वो लोग इंडिया आए। तो आपने अभी तक पढ़ा कि 1498 में पोर्चुगीज़ लोग या पुर्तगाल से आए। अब हम थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं इसके बाद क्या क्या हुआ। तो फर्स्ट कंपनी कौन सी आई, पोर्चुगीज़, 1498 में आ गया, आया वास्को डी गामा, वापस चला गया। वापस जाने के बाद 1500 में वहाँ से एक और पुर्तगालियों को दूसरा बड़ा बेड़ा भेजा गया कि आप जाइए और मसाले लेकर आइए। तो दूसरे नंबर पे आया अल्वरेज कैब्राल। कौन आया सेकंड नंबर पर, कैब्राल। पहले नंबर पर आया वास्को डी गामा पुर्तगाल से, दूसरे नंबर पे आया कैब्राल। दूसरे नंबर के बाद 1502 में फिर से वास्को डी गामा इंडिया आता है, ठीक है। पहले वास्को डी गामा आया, चला गया वापस, ट्रेड किया। दूसरे नंबर पर कैब्राल आया 1500 में, ये भी चले गए मसाला लेकर ही यहाँ से, ठीक है, और भी चीज़ें लेकर चले गए। 1502 में फिर से आया वास्को डी गामा और 1502 में ही मोस्ट आए है, 1502 में ही एक जगह है कोचीन। कौन सी जगह है, कोचीन, जो 1502 में ही कोचीन में फर्स्ट फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री लगाई। किन लोगों ने लगाई, पुर्तगालियों ने लगा ली। मतलब अभी तक तो ये आते थे और वापस चले जाते थे, अब इन्होंने इंडिया में अपना एक सेंटर बनाया, ठीक है। वहाँ पर इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री लगाई और इस फैक्ट्री को लगाया कब, 1502 में। कहाँ पर बनाई, तो कोचीन में। तो पूछेंगे फर्स्ट नंबर पे कौन आया, तो आप वास्को डी गामा बताएंगे। फिर पूछेंगे पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो कोचीन में लगाई। कब लगाई, तो 1502 में लगाई। अब इसमें आपको कोचीन दिखाते हैं। ये हो गया आप कालीकट, और कालीकट के नीचे ये वाली कौन सी जगह है, कोचीन, ठीक। कालीकट से जस्ट नीचे आपको दिख रही है, और जूम करके देखते हैं कौन सी आ रही है। अब ये कोचीन, ये इस जगह पर वो आए कहाँ थे, पहले कालीकट पे, यहाँ अपना सेंटर बनाया। सेंटर बनाने के बाद उससे थोड़ी ही दूर पर कौन सी जगह है, ये कोचीन। और इस कोचीन में इन्होंने लगा दी पहली फैक्ट्री। किसने, पुर्तगालियों ने। तो आपने पढ़ा पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री लगाई कोचीन में, ठीक। अब पुर्तगाली जब इंडिया आए तो कहा जाता है, इनके पुर्तगालीज गवर्नर जो रहे उन्होंने ही कहा कि पुर्तगालीज जब इंडिया आए थे तो वो अपने एक हाथ में क्रॉस लेके आए थे और दूसरे हाथ में तलवार लेके आए थे।
क्रॉस और तलवार का मतलब क्या कि पोर्चुगीज जब यहाँ इंडिया आए तो उनके दो ही ऑब्जेक्टिव थे मेन। पहला, ट्रेड करने तो आए थे, लेकिन उनका बेसिक था कि इंडिया में आके लोगों को या पूरे एशिया में लोगों को क्या बनाना, ईसाई बनाना। तो एक हाथ में वो क्या लेके आए, क्रॉस लेके आए, दूसरे हाथ में वो तलवार लेके आए, मतलब यहाँ के आकर जीतना, ठीक है, यहाँ अपने सेंटर बनाना और सेंटर बनाने के बाद वहीं से ट्रेड अपना स्टार्ट कर देना और उस पूरे एरिया पर कब्जा कर लेना, छोटे छोटे राजाओं को बाद में हरा देना। तो एक हाथ में थी पुर्तगालियों के तलवार और दूसरे हाथ में उनके था क्रॉस। बाद में कहा गया कि पुर्तगाली यहाँ चले क्यों गए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में राज किसने किया, तो अंग्रेज़ों ने किया, पोर्चुगीज़ों ने तो ज़्यादा किया नहीं। तो कहा गया कि बाद में इंडिया का उन्हें जब पैसा दिखा तो उनके हाथ से क्रॉस छूटा, फिर उनके हाथ से तलवार भी छूट गई, तो दोनों हाथ में कुछ नहीं रहा और आखिरी में पैसा भी नहीं रहा, और ऐसे करके पुर्तगाली इंडिया से वापस भागे। मतलब सीधा सीधा कहें तो इंडिया में वो आए थे धर्म प्रचार करने और दूसरा ट्रेड सेंटर बनाने, यहाँ से यहाँ पर जीतने, ठीक। तो एक हाथ में पुर्तगाली तलवार लेके आए और एक हाथ में क्रॉस लेके आए। इसके बाद क्या हुआ, अब पुर्तगाली यहाँ पर जम गए, ठीक है, उनकी फैक्ट्री बन गई। फैक्ट्री बन गई तो उन्होंने एक अपना गवर्नर भेजा, गवर्नर आप कह सकते हो हेड बनाकर, कि तुम जाओ इंडिया में, ठीक, हमारे सेंटर पर। और फर्स्ट कौन आया, तो इसका नाम था अल्मीड़ा, लिखा है यहाँ अल्मोड़ा पढ़ सकते हैं आप, अल्मोड़ा ज़्यादा सही, तो अल्मोड़ा पूरा नाम था, फ्रांसिस दी अल्मोड़ा। तो जो अल्मोड़ा आया वो कब आया, 1505 में आया, 1509 तक यहाँ पर रहा। तो पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी, कोचीन में। कोचीन में जब फैक्ट्री लगाई तो उसी फैक्ट्री के आसपास ये जब आया अल्मोड़ा, फ्रांसिस दी अल्मोड़ा, तो इसने क्या किया, उसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनवा ली, अपने कुछ सैनिक बिठा दिए। क्यों, हमारी फैक्ट्री की हम कर रहे हैं सेफ्टी, सुरक्षा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, दुर्गीकरण करवाए, एक तरह से क्या बना दिया, दुर्ग। तो ये इन्होंने ऐसे कोचीन में फैक्ट्री लगा ली, इस फैक्ट्री के चारों तरफ दीवार बना ली, और कोचीन में भी फैक्ट्री के चारों तरफ ने कई बड़े एरिया को घेरने के बाद दीवार बना ली और अपने अपने सैनिक भी रख लिए। तो धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, सेना जमा कर रहे हैं, अपना सेंटर बना रहे हैं, धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई राजा होगा तो उससे लड़ेंगे भी। तो इस तरह से इन्होंने क्या क्या किया, इसने पहले नंबर पर कोचीन का कर लिया दुर्गीकरण और इसको बना लिया हेडक्वार्टर। 1508 में और 1509 में जो मुस्लिम जलबेड़े थे, ठीक, मुस्लिम ट्रेडर्स जो थे वो गुजरात के थे, इजिप्ट, मिस्र और टर्की, इन तीनों के जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे उन तीनों ने एक साथ अपनी सेना बनाई, ठीक है, या तीनों एक साथ मिल गए और उन्होंने लड़ाई किससे की, अल्मोड़ा से या पोर्चुगीज से। इनसे लड़ने के बाद ठीक, इनसे लड़ाई हुई, लड़ने के बाद जो जगह है द्वीप, ये द्वीप कौन सा है, तो आप जो यूनियन टेरिटरी पढ़ते हैं, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीप, तो वही दमन एवं दीप, जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप है, यहाँ गुजरात के पास क्या है, द्वीप है, ठीक। तो इसी द्वीप पर इन तीनों की एक साथ सेना को हराकर इस द्वीप को कैप्चर किया किसने, अल्मोड़ा ने। तो अल्मोड़ा के पास देखो कालीकट है अभी पोर्चुगीज़ के पास, कालीकट के बाद पोर्चुगीज़ पहुंच गए कोचीन में, ठीक, पहले कालीकट पहुंचे, कालीकट के बाद आ गए कोचीन, और कोचीन के बाद अब ये आ गए द्वीप पर, दमन एवं द्वीप वाले द्वीप पर। तो कालीकट भी आ गया, कोचीन भी आ गया और इनका कैप्चर द्वीप पर भी हो गया। अब अगला गवर्नर बन के आया जिसका नाम था अल्बुकर्क। पहला गवर्नर कौन रहा, तो आपने देखा फ्रांसिस दी अल्मोड़ा 9 तक। 9 के बाद 10 में बन के कौन आया, या 9 में आप कहें कौन आया, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को हम कहते हैं रियल फाउंडर, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक। संस्थापक या फाउंडर कौन था पुर्तगाली का, तो आपने अभी पढ़ा, फर्स्ट नंबर पे जो आया वही फाउंडर होता है। तो फाउंडर तो वो रहा, लेकिन रियल फाउंडर जो जमा दे, पोर्चुगीज़ को इंडिया में जमा दे, ठीक है, वो कौन है, अगला अल्बुकर्क।
अल्बुकर्क जैसे ही आया 1510 में, 1510 में इसने किसको जीत लिया? मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर गोवा। किसको जीत लिया इसने? गोवा को। और चौथा जुड़ गया, ठीक है, कालीकट, कोचीन द्वीप, और अब किस पे कब्जा हो गया पुर्तगालियों का? गोवा पर। ये हैं आपके गोवा में पहुंच गए हैं। कौन है ये? अल्बुकर्क, ठीक है। अल्बुकर्क के बाद और भी गवर्नर रहे, और उसके बाद गवर्नर बना इंडिया का वास्को डी गामा। पुर्तगालियों का गवर्नर कौन बना? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा गवर्नर बना। गोवा क्योंकि सेंटर बन गया था इनका, गोवा में ये रहा, और 1529 में गोवा में ही इसकी हो गई डेथ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा की डेथ कहाँ हुई थी? तो गोवा में हुई थी। बस इतना ही है वास्को डी गामा से कि कहाँ हुई थी, तो गोवा में इसकी डेथ हो गई थी। अगले गवर्नर की बात करते हैं। अल्मोड़ा और अल्बुकर्क, दो से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका बनेगा किससे? वास्को डी गामा से। और लास्ट क्वेश्चन आपका बनेगा किससे? नूनो दी कोना से, ठीक है। पोर्चुगीज़ नेम है तो ऐसे ही होंगे। तो नूनो दी कोना, नूनो दी कोना अगला गवर्नर बन के आया, और इसने पहले जो इनकी कैपिटल रही थी कहाँ पर? कोचीन। गोवा में ही सब लोग रहने लगे थे, सेंटर बना ही लिया था, तो इसने क्या किया? कोचीन से गोवा को क्या बना दिया? कैपिटल। कोचीन की जगह किसी कैपिटल बनाई? गोवा को। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस पोर्चुगीज़ गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को कैपिटल बनाया, या गोवा को कैपिटल बनाया? तो किसने बनाया? नूनो दी कोना ने। अब आप देखिए, इंडिया में जो पोर्चुगीज़ हैं, ये मान लो इंडिया है, ठीक। ये इंडिया का कौन सा साइड है? वेस्टर्न। और ये इंडिया का कौन सा हो गया? ईस्टर्न। ये हो गया वेस्टर्न साइड, और ये हो गया ईस्टर्न साइड। तो वेस्ट में ही चल रहे हैं पोर्चुगीज़। कहाँ कहाँ पर? ये आप केरल पे इनने कब्जा कर लिया है। केरल पे कब्जा करने के बाद इन्होंने दमन द्वीप पर कब्जा कर लिया है, इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया। तो इस पूरे वेस्ट जो एरिया है इंडिया का, यहाँ पूरे में किसका कब्जा है? पुर्तगालियों को कब्जा है। पुर्तगालियों ने काफ़ी अत्याचार इंडिया में किए हैं। केरल में, गोवा में इन्होंने बहुत सारे धर्म परिवर्तन करवाए थे, क्योंकि आए थे ये अपने धर्म के प्रचार के लिए। और ये जो कहा जाता है पोर्चुगीज़ जब आए तो ये लूटने में, मारने में, किसी को भी लूट लेंगे, मार देंगे, धर्म परिवर्तन करवा देंगे, इन सब में इन्हें कोई बात नहीं थी। ये बिल्कुल आराम से ये सब करवाते थे यहाँ पर, ठीक है। लूटना मारना ये सब इनका यहीं पर काम होता था। तो पुर्तगालीज ने क्या किया? इस वेस्टर्न कोस्ट पर तो इनका पूरा कब्जा हो चुका है। अब बात आई ईस्ट में, इस पूर्वी तट की। तो जो नूनो दी कोना जब आए तो इन्हीं के टाइम पर पुर्तगालियों ने इस तरफ भी अपनी 1-2 फैक्ट्रियाँ बना ली, ठीक। यहाँ और यहाँ भी इनकी 1-2 फैक्ट्रियाँ हो गई। तो पोर्चुगीज़ अब यहाँ भी फैल गए हैं, और पोर्चुगीज़ अब यहाँ भी फैल गए हैं, ठीक। तो पुर्तगाली इंडिया में रहे, कब तक रहे? तो पहले तो आए कब? तो 1498 में। पहला यूरोपीय आने वाले कौन है? पुर्तगाली। और इंडिया से आखिरी में जाने वाले भी कौन है? पुर्तगाली। क्योंकि 1961 में गए थे ये। कहाँ से? गोवा से। हम तो इंडिपेंडेंट हो गए थे 1947 में, लेकिन गोवा पुर्तगालियों के अंडर में रहा कब तक? 1961 तक। और 1961 में हमने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था। तो 1498 में आने वाले और 1961 में सबसे लास्ट में जाने वाले कौन है? पुर्तगाली ही हैं। कहाँ से गए थे ये? गोवा से। तो पहली कंपनी हमने पढ़ ली पुर्तगाली। अब दूसरी कंपनी की बात करते हैं। इंडिया में सेकंड नंबर पर कौन आया? तो अभी आपने पढ़ा था सेकंड नंबर पर कौन आया? तो डच आए। डच किस देश के रहने वाले हैं? तो ये हैं हॉलैंड, या इसी देश का नाम क्या है? नीदरलैंड। तो ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। कौन? नीदरलैंड के लोगों को बोला जाता है डच। डच लोगों ने 1595 में एक थे कार्नेलियस हाउटमैन, या द हस्टमैन भी आप कह सकते हो,
ठीक, दो नाम है। तो कार्नेलियस हाउटमैन ने 1595 में कहाँ गया? सुमात्रा गया। सुमात्रा कहाँ है? तो इंडिया में नहीं, ये कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो डच इंडिया नहीं आए पहले, ये कौन सी कंट्री में गए? तो इंडोनेशिया में गए। इंडिया की जगह ये कहाँ गए हैं? इंडोनेशिया। तो 1495 में डच चले गए इंडोनेशिया। क्यों? क्योंकि पुर्तगालीज इंडिया में थे, ठीक, और इन्हें भी चाहिए था मसाला। पुर्तगाली इंडिया में मसाला सारा काम कर रहे थे, तो इन्होंने एक नया देश चुना जिसका नाम था इंडोनेशिया। वहाँ पर ये मसाले का ट्रेड करने के लिए पहुँच गए। तो डच सबसे पहले 1595 में कहाँ पहुँचे? इंडोनेशिया पहुँचे। हमें इंडिया से मतलब है। आते हैं आगे। इसके बाद 1602 में इन्होंने क्या बना ली? कंपनी बना ली, और उसका नाम रखा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ये कंपनी बनाने के बाद 1605 में जो डच थे, इन डच नौसेना जो थी डच, उस नौसेना में, तो हम आगे की बात करते हैं। तो 1605 में जो डच थे, ठीक है, डच, तो इन डच ने 1605 में भेजा कहाँ? किसको? अपने एक इनके नेवी के ऑफिसर थे, हैग, ठीक, आप वादेर हैग ना पढ़े, पूरे हैग नाम से याद रखें अकेला, ठीक। तो हैग को भेजा 1605 में। कहाँ पर भेजा? तो इंडिया में। हैग को भेजा, किसको? हैग को 1605 में। कहाँ भेजा? इंडिया भेजा। तो डच कब आया इंडिया? 1605 में। पहला आने वाले डच का नाम क्या था? तो हैग था। और डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, जगह का नाम है मछलीपट्टनम। पुर्तगाली कहाँ है? कालीकट आए। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? कोच्चिन में लगाई। डच कहाँ है? इंडिया पहुँच गए हैं। और डचों ने अपनी लेकिन पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो मछलीपट्टनम में लगाई, ठीक है। अब मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ मैप में कि डचों की फैक्ट्री कहाँ लगी, ठीक है। चलिए इस मैप को देखते हैं। डच आए 1605 में इंडिया, और इन्होंने कहाँ लगा ली पहली फैक्ट्री? तो मछलीपट्टनम में। ये जगह का नाम कौन सा है? मछलीपट्टनम। जबकि यहाँ कोच्चिन में किसने लगाई थी? पुर्तगालियों ने। डचों ने कहाँ लगाई? मछलीपट्टनम में। आगे चलते हैं। डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम में पहुँच गए। फिर 1610 में डच आए पुलिकट। कौन सी जगह? पुलिकट। और पुलिकट में अपनी एक और नई फैक्ट्री बना ली। कहाँ पर? पुलिकट में। और इस पुलिकट को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर भी बनाया, ठीक है। और मोस्ट IMP है कि यहाँ पर इन लोगों ने अपनी एक करेंसी भी चलाई जिसको कहा गया पैगोडा। तो पूछा जाएगा पैगोडा क्या है? तो आप कहोगे इंडिया में डचों ने एक करेंसी चलाई थी जो सोने की थी, उसको कहा गया, क्या नाम दिया था इन लोगों ने? पैगोडा। फिर 1653 में डचों ने एक जगह है चिंसुरा, यहाँ पर भी अपनी फैक्ट्री लगा ली। ये चिंसुरा की फैक्ट्री पूरे बंगाल में डचों की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, ठीक। तो डचों ने फैक्ट्री लगाई मछलीपट्टनम में पहले, उसके बाद लगाई पुलिकट में। पुलिकट में बड़ा हो गया तो इसको हेडक्वार्टर बना दिया, और यहीं पर ये लोग करेंसी भी चलाने लगे जिसका नाम था पैगोडा। नेक्स्ट, डच लोग इंडिया से क्या क्या सामान ले जाते थे? तो डच लोग इंडिया से ले जाते थे कॉटन, ठीक है, इंडिगो ले जाते थे, सिल्क ले जाते थे, ओपियम ले जाते थे, सॉल्ट और राइस, ठीक। तो डच लोग इंडिया से सूती वस्त्र, रेशम, अफीम, नमक और चावल ले जाते थे, यहाँ से वो काम करते थे। डच इंडिया से मसाले का निर्यात नहीं करते थे। ये बात आप याद रखोगे कि डच इंडिया से मसाला नहीं ले जाते थे। क्यों नहीं ले जाते थे? आपको पता है, क्योंकि ये इंडोनेशिया से मसाले ले जाते थे, इसलिए इंडिया से ये मसाला का निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, तो निर्यात नहीं करते थे।
तो आज हमने दो चीज़ें पढ़ी, पहला पोर्चुगीज़ पढ़ा, दूसरा हमने डच कंपनी को पढ़ा। एक बात